हेलो एवरीवन, मिश्री की मिठास भरी वांगशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशन लव फॉरएवर एंड एवर के साथ हम यहाँ पे वांगशन के ड्रीम वर्ल्ड में आते हैं, जहाँ पे हम लोग वांगशन की बहुत ही स्वीट स्वीट लव स्टोरी सुनते हैं और मजा लेते हैं। हाँ, मेरी पिछली वाली स्टोरी में बहुत गड़बड़ी हो गई थी। सच कहूँ तो वो स्टोरी मेरे लिए एक पनौती थी, क्योंकि जब रिकॉर्ड किया था तब मैं खाना बना रही थी। उस वजह से जो कुकर की सीटी होती है उसकी आवाज़ बहुत बार रिकॉर्ड हो गई थी। ऊपर से जब मैंने एडिटिंग किया तब एडिटिंग हो नहीं रहा था, नॉइज़ रिमूव हो नहीं रही थी और सुबह 4 बजे से मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी थी, फिर भी नहीं हुआ, रात तक नहीं हुआ एडिटिंग अच्छे से। और दूसरे दिन जब मैंने डाला तब उसका साउंड चला गया और मेरा मोबाइल भी खराब हो गया था। उसमें सब कुछ जो भी जितनी भी आईडी थी वो सब रिमूव हो गई थी। उस वजह से मेरी बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गई। पर थैंक गॉड लास्ट में, चाहे मुझे 3 दिन लगे उस स्टोरी में, पर वो अपलोड हो ही गई। अब मैं बहुत शांत हूँ। आज मैं न्यू फ्रेश के साथ न्यू स्टोरी आप लोगों के लाई हूँ। ये स्टोरी का नाम है बेबी सिटर माय ओमेगा और ये स्टोरी वांगशन है, ओमेगा वर्ष है और यहाँ पे वांग जी का ऑलरेडी एक बेटा है और उसी की ही बेबी सिटिंग वेइंग करेगा। और वांग जी के पीछे पागलों की तरह कोई पड़ा है जो वांग जी को मैसेज करता है और उसको बहुत ही नोटी नोटी बातें करता है और उसको अनोइंग करता है और वांग जी इससे बहुत परेशान है। एंड एक है जियांग्स का हायर, वो भी वांग जी को बहुत ही हरेस करता है, वो भी उसके सामने ही। हाँ, वांग जी ने उसका चेहरा नहीं देखा, पर वांग जी हर मीटिंग में उससे मिलता है। तब जो जियांग्स का हायर है वो वांग जी को बहुत छेड़ती करता है, मुंह से और हाथों से, दोनों से, जिस वजह से वांग जी बहुत गुस्से में रहता है। और जो उसका बेबी सिटर है उस पे उसका खुद का दिल आया हुआ है, पर वो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से वो उसको कुछ नहीं कहता। और यही हमारी स्टोरी है। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, आई मीन फनी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत फनी कर पाऊँ, पर आई नो मैं नहीं कर पाऊंगी, पर फिर भी आई विल बी ट्राइड। एंड आप लोगों को शायद पसंद भी आए। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। मुझे आप लोग लाइक नहीं करोगे तो चल जाएगा, पर प्लीज आप लोग कमेंट करना ताकि मुझे समझ आए कि मेरी स्टोरी देखने वालों को मेरी स्टोरी पसंद आती है। ऐसा नहीं कि लाइक मत करना, लाइक करना। हाँ, तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि आप लोग लाइक मत करना। और आज बहुत सारी बातें कर ली मैंने, इसलिए आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा होगा। तो चलो अब हम हमारे स्टोरी के सफर में चलते हैं, वांगशन के ड्रीम वर्ल्ड में, वांगशन लव फॉरएवर एंड एवर के साथ। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। हमारी स्टोरी का पहला सीन है, एक ऑफिस रूम था जहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग हॉल में पूरी तरह साइलेंट छाई हुई थी। सब लोग मीटिंग पे बहुत मीटिंग हॉल था उसमें साइलेंट थी। वहां पे प्रोजेक्ट पेपर पे कोई प्रोजेक्ट अपना बता रहा था। उस साइलेंट में अंधेरा भी था कि जो प्रोजेक्ट पेपर चल रहा है उसमें क्या है वो अच्छे से वो लोग देख पाए। उस वजह से अंधेरा भी था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब लोग मीटिंग में फोकस थे। उसी टाइम पे पता नहीं कैसे पर किसी का फोन बजा, उसमें पॉपअप हुई मैसेज का और उसके साउंड की वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो गए। ऊपर से मोबाइल में लाइट भी हो गई थी, इसीलिए सब लोग जिसका मोबाइल था उसकी ओर देखने लगे थे, क्योंकि उसका मोबाइल वहां पे ही बाहर रखा था। इस वजह से सब देख पा रहे थे कि इनके मोबाइल में पॉपअप हुआ है। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं थी कि जिसका मोबाइल है उसे कुछ कह पाए, पर वहां पे कोई था जो अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने कह ही दिया, मिस्टर लाल, आप अपने लवर को कह सकते हैं कि वो आपको मैसेज ना करे। अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो थोड़ी देर बात करें, मीटिंग के टाइम पे डिस्टर्ब ना करें। तब वांग जी, हाँ, वो मिस्टर लैंड कोई और नहीं हमारा वांग जी था। वांग जी थोड़ा सा रूड आवाज में कहता है, मेरा कोई लवर नहीं है और ऐसा नहीं कि जब भी मैसेज आए तो मैं कोई लवर ही हो, किसी और का भी मैसेज हो सकता है। तब वांग जी की ये बात सुन के सामने का जो इंसान था वो एक श्मक करते हुए कहता है, ओह, मुझे लगा कि आप इतना हैंडसम हो तो आपका कोई ना कोई लवर जरूर होगा और वही आपको मैसेज कर रहा होगा। ये सुन के वांग जी वहां से
खड़ा होता है और वो कहता है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, अगर आपको ये मीटिंग कंटिन्यू करनी है तो करो, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा टाइम फिजूल नहीं है, मुझे बहुत काम होता है। तब वांग जी की ये बात सुन के वो जो कह रहा था वो इंसान कहता है, ओह, मुझे लगा हम सब नल्ले हैं, आप ही एक है जो यहाँ पे काम करते हैं। ये सुन के जितने भी मीटिंग के लोग थे वो सब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और वांग जी गुस्से से उस सामने वाले इंसान की ओर देखता है। तब उसे उसकी आंखों में थोड़ी सी शरारत नजर आ रही थी। हाँ, वो सामने जो था वो एक ओमेगा था, बहुत बहुत खूबसूरत ओमेगा था और उसकी ओशियन ब्लू आंखों में वांग जी कुछ देर के लिए खो गया था, क्योंकि सामने जो ओमेगा था वो अपने चेहरे पे मास्क लगाता है और वो अपने सिर पे कैप भी लगाता है, जिस वजह से आज तक किसी ने भी वो कौन है वो पहचान नहीं पाया कि जियांग्स है। हाँ, सब जानते हैं कि वो जियांग्स का हायर है, जियांग्स का ओमेगा शन है, पर कोई उसे चेहरे से नहीं पहचानता था, क्योंकि विंग बहुत बहुत खूबसूरत था। उस वजह से उसकी माँ मैडम यू उसे सबसे छिपा के रखना चाहती थी और वो बचपन से ही उसके चेहरे पे मास्क लगाती थी। सबको ऐसा लगता था कि विंग का चेहरा खराब है, उस वजह से वो मास्क लगाता है, पर विंग का चेहरा बहुत खूबसूरत था और विंग के साथ कभी कुछ बुरा ना हो जाए, इसीलिए मैडम यू ऐसा करती थी। और बाद में विंग को आदत भी लग गई थी, जब बड़ा हो गया था, कैपेबल है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर विंग वांगची के साथ एक मस्ती कर रहा है, एक ऐसा झूठ बोल रहा है जिस वजह से वो जब भी वांगजी के सामने आता है तब वो चेहरे पे मास्क ही रखता है और जब बिजनेस मीटिंग में जाता है तब भी मास्क रखता है, क्योंकि विंग और वांगजी दोनों ही चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन में से आते हैं। विंग एक ओमेगा है और वांगजी एक अल्फा है, उस वजह से उन दोनों के बीच में तनातनी लगी ही रहती है। और सब लोग तो यहाँ तक अज्यूम करते हैं कि कहीं ऐसा नहीं इन दोनों की तनातनी में इन दोनों के बीच में लव स्टोरी स्टार्ट हो जाए, और शायद विंग यही चाहता है और इसीलिए वो वांगजी को प्रवोक भी करता रहता है कि शायद उसके प्रवोक करने की वजह से विंग वांगजी के माइंड में और बाद में दिल में जाने का रास्ता ढूंढ पाए। इसीलिए विंग कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है जिस वजह से वांगची अनोइंग हो जाता है, और यही हरकत में से ये हरकत आज की भी थी। विंग वांगजी को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, ओह, मुझे लगा आप बहुत हैंडसम अल्फा हो, इसीलिए आपकी 3-4 ओमेगास होगी और आप उनके साथ हैंग आउट करते होगे। आपके मैंने सुना है आपका एक बच्चा भी है, शायद इसी वजह से। जब विंग आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वांगजी गुस्से से विंग को कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस, वो बच्चा मेरा है, आप सब लोग जानते हो, तो आपको उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी मॉम कौन है क्या है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा बच्चा है, मतलब वो लान वांगजी का बच्चा है, लान वांगजी का हायर है। इसीलिए आप ये बात समझ लीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो मेरी जिंदगी नहीं है, मुझे किसी भी ओमेगा में कोई रश नहीं है, जिंदगी नहीं है, मुझे किसी भी ओमेगा में कोई रश नहीं है। ये बात सुन के विंग थोड़ा बहुत हट हो जाता है और विंग फिर भी वही आवाज और वही सुर में वांगजी से कहता है, ओ, मुझे लगा आपको किसी ओमेगा में इंटरेस्ट होगा, पर मुझे लगता है आपको किसी और ओमेगा में नहीं, पर आपके बेटे की मदर में ही इंटरेस्ट है। ओ सॉरी, मुझे लगा कि आप एवे ही सभी के साथ हुकअप करते फिरते होगे। आज ये बच्चा है, कल कोई और बच्चा होगा, परसों कोई और वो बहुत ही नखरे से ये बात कह रहा था। ये बात सुन के वांगजी वहां से चला ही जाता है, वो कोई भी आंसर नहीं देता। तब वो जब जा रहा था तब वहां मीटिंग के में ही एक और पर्सन था, वो वांगजी को कहता है, सर आप ऐसे नहीं जा सकते, हमारी मीटिंग चल रही है। और वो उसकी ओर वांगजी बिना घूमे कहता है, उसकी आवाज पहचान के ही, मिस्टर मो, अगर आपको हमारे साथ काम करना है ना, जियांग जियांग मिस्टर जियांग से बात करने का तरीका समझाना होगा और कहना होगा कि वो आइंदा से मेरी पर्सनल लाइफ में खुश है नहीं। ये बात सुन के वांगजी की ये बात सुन के मिस्टर मो कहता है, सॉरी सर, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। और वो मिस्टर जियांग की ओर देखते हुए कहता है, मिस्टर जियांग प्लीज आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, ये जो भी आपने जो भी कहा वो गलत था। मिस्टर लान की मर्जी, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं। ये बात सुन के विंग
मिस्टर मो के सामने जाता है और वो कहता है, आप मुझे ये नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और वो जा रहे वांगची के पीछे चला जाता है। तब वहां के मीटिंग में जितने भी लोग थे वो सब खुशर पुशर कर रहे थे। कोई कह रहा था, हाँ हमने भी सुना है, उनका एक बच्चा है, वो जब 3 साल का था तब वो उसे लेके आए थे। तब दूसरा कोई कहता है, हाँ मैंने भी सुना है, मुझे नहीं पता था मिस्टर लान ऐसी है। तब कोई एक और कहता है, मुझे तो लगा मिस्टर लान कभी किसी ओमेगा की ओर नहीं देखते, तो उसका बहुत शरीफ हो गया, उसको किसी ओमेगा में इंटरेस्ट नहीं होगा, पर मिस्टर लान तो छुपे रुस्तम निकले। तब एक और कहता है, एक और बिजनेसमैन कहता है, हाँ मैंने तो यहाँ तक सुना है जब उसके बड़ा भाई किसी से लव मैरिज करके आया था ना, तब उसके अंकल घर छोड़ के चले गए थे, और जब उसके अंकल को मिस्टर लाल मना के लाए थे घर पे, तब जब ये बच्चा आया तब अंकल बहुत गुस्से में हो गए थे और उसको हार्ट अटैक भी आ गया था। ये बात सुन के एक और कहता है, हाँ बहुत बुरी बात है, सच में आजकल के बच्चे भी ना क्या क्या करते रहते हैं, उनको बड़ों की कदर ही नहीं है। तब अब हम दूसरी ओर का सीन देखते हैं, क्योंकि लोग है, लोगों का मुंह है और जितने मुंह उतनी बात है, इससे हम रोक नहीं लगा सकते। इसीलिए अब हम हमारे वांगशन कपल की ओर देखते हैं। जब वांगजी जा रहा था तब विंग उसके पीछे दौड़ के आके आता है और वांगजी के बम बम पे एक स्लैप लगाता है और कहता है, मिस्टर ला। और उसके सामने आके बहुत ही क्यूटली अपने चेहरे, बहुत ही क्यूटली मिस्टर लैन और ऐसा बोल के विंग अपने खुद के चेहरे पे हाथ रखता है और बहुत ही क्यूटली वांगजी को कहता है, मिस्टर लैन मेरी बात तो सुनो। और वो वांगजी के वो जाता है और उसको एक आंख मारते हुए कहता है, हाउ मिस्टर लैन। जब विंग ने वांगजी के बम पे एक स्लैप मारा था, उस टाइम पे वांगजी का जो सेक्रेटरी था वो उसके पीछे ही चल रहा था और वो वहीं पे ही स्टेच्यू हो गया था। ऐसा नहीं कि वांगजी का हाल कोई और था, वांगजी का हाल भी वही था, क्योंकि वांगजी को पता है इसके अलावा कोई और नहीं है जो उसके साथ ऐसी बदतमीजी कर सकता है। वांगजी ने बहुत बार विंग को मना किया है और विंग को कहा है वो अपनी हद में रहे, पर विंग नहीं संभल रहा था, नहीं सुधर रहा था। वांगजी विंग की ओर देखता है और वो कहता है, तुम्हें मुझसे क्या काम है। और वो ऐसे दांत पीस के कह रहा था। तब वांगजी की ये बात सुन के विंग बहुत ही प्यार से कहता है, मुझे और कुछ काम नहीं, जो मैं हर बार कहता हूँ वही है, तुम मेरा अल्फा बन जाओ ना प्लीज, तो मैं तुम्हें ऐसे परेशान भी नहीं करूंगा, सच कह रहा हूँ। ये बात सुन के वांगजी गुस्से से विंग को फिर से कहता है, तुम जानते हो मेरा एक बेटा है, इसीलिए प्लीज मुझे बख्श दो। और वो वहां से चला जाता है विंग का खसेड़ के। जब वांगची इस तरीके से जा रहा था तब विंग वांगची की वही देख रहा था और वो बहुत प्यार से वांगची की ओर देखते हुए कहता है, मुझे पता है वो तुम्हारा बेटा है, पर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मुझे थोड़ा बहुत पेन जरूर हो रहा है कि काश मैं तुम्हारे बेटे को बर्थ देता, पर कोई नहीं, जो भी है तुम्हारा पास्ट है, मैं एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में लेट से आया ना। काश मैं जल्दी आ जाता तो हमारा आज 5 साल का बेटा होता, वो नहीं बच्चा होता तुम्हारा बेटा, हमारा बेटा तुम्हारा बेटा होता। और वो ऐसे बहुत क्यूटली बोल रहा था। उसके पास आते हुए उसका ब्रदर जियान जे कहता है, हो गया, मजाक हो गया, सारी बातें हो गई। ये बात सुन के वांगजी भी कहता है, क्या, मुंह बनाते हुए कहता है, क्या जियान जे, तूने मेरे मुंह की वाट लगा दी। ये बात सुन के जियान जे कहता है, क्या मैंने। और वो बड़ी बड़ी आंखें करके बोल रहा था। ये ऐसी जियान चेंग की हरकत देख के विंग कहता है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें मत कर, मैं तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों से डरता नहीं हूँ। तब जियान चेंग कहता है, तुम भूल रहे हो मैं बड़ा ब्रदर हूँ। तब जियान चेंग की ये बात सुन के विंग कहता है, हाँ बस सिर्फ 2 मिनट, इसीलिए प्लीज आपसे मुझे डरना बंद करो और जाओ अपने अल्फा के पास जो घूम रहा है, तुम जाओ अपनी ओमेगा के पास, जूस पे कोई और लाइन मारने की ट्राई कर रहा है। ये बात सुन के जियान चिंग कहता, कौन है वो, तुमको किसने बोला कि मेरे बेंचिंग पे कोई लाइन मार रहा है। तब विंग जियान चिंग के शोल्डर पे हाथ रखता है, दूसरे ओर, एक ओर से दूसरी ओर जैसे रखता है ना वैसे हाथ रखता है, और वो दोनों ब्रदर्स ऐसे ही जा रहे थे। और विंग जियान चिंग को कहता है, वो मुझे वेनिंग ने कहा है, तुम जानते हो ना वेनिंग कितना अच्छा मेरा दोस्त है,
उसी ने ही मुझे बताया है कि उसकी सिस्टर कॉलेज में कोई लाइन मार रहा है। ये बात सुन के जियान चेंग कहता है मुझे जाने दो, मैं उससे पूछ के आता हूँ। तब विंग फिर से जियान चेंग का कॉलर खींचता है और वो कहता है पहले मेरी बात तो सुन लो, बाद में जाना। तब विंग की ये बात सुन के जियान चेंग कहता है बताओ क्या कहना है तुम्हें और क्या सुनना है मुझे। तब जियान चेंग की बात सुन के विंग कहता है वो वेन किंग ने उस अल्फा को क्या बोल दी। इससे बीच में ही विंग को टोकते हुए जियान चेंग कहता है क्योंकि विंग बहुत ही स्लोली पूरी बात बता रहा था और जियान चेंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए जियान चेंग बीच में ही टपकते हुए ये कहता है कि उसने हाँ बोल दी। और ये सब जियान चेंग का बर्ताव देख के विंग हंसता है और कहता है ऐसा नहीं है, पर उसने वेन किंग ने वो जो अल्फा आया था उसको प्रपोज करने उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा था कि मुझे और वेनिंग को जाना पड़ा वेनचिंग को छुड़ाने पुलिस स्टेशन से। ये बात सुन के जियान चेंग के सांस में सांस है और कहता है हाश, और वो अपने सीने पे हाथ लगाता है और कहता है हाश, मेरे दिल से बोझ उतर गया। विंग कहता है तुम्हें अजीब नहीं लगा कि तुम्हारी ओमेगा किसी अल्फा को पीट के पुलिस स्टेशन पहुंच गई। ये बात सुन के विंग की जियान चेंग कहता है नहीं मुझे बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैं खुद भी उससे पीटता हूँ ना। मन में कहता है नहीं मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी वेंचिंग कैसी है और बहुत अच्छा हुआ कि वो उसने इस तरीके से पीटा, अच्छा हुआ कि उसने उसे पीटा वरना मैं पीटता। तब जियान चेंग की ये बात सुन के विंग कहता है ओह मुझे लगा कि तुम भी उससे पीटते होगे इसीलिए तुम्हें पता है। ये बात सुन के जियान चेंग विंग को मारने लगता है और वो कहता है यू विंग के बच्चे, और वो उसके पीछे जाने लगता है क्योंकि विंग वहां से भाग निकला था। विंग और जियान चेंग दोनों ही ऐसे ही मस्ती करते करते अपनी ऑफिस की ओर जा रहे थे। ये मीटिंग नी के ऑफिस में थी, जिस वजह से वो दोनों ब्रदर्स अपनी कार की ओर दौड़ जाते हैं और वहां से अपनी कंपनी की ओर जाने लगते हैं। अब हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ बच्चे स्कूल में थे, प्ले स्कूल में। वो सभी बच्चे 5-6 साल के बच्चे लग रहे थे और वो बच्चे किसी बच्चे को बुली कर रहे थे और कह रहे थे उसके बाल खींचते हैं, उसकी बैग खींचते हैं और उस पे कलर्स डालते हुए, कलर्स जो होता है ना उसकी साई कलर उस पे डालते हैं, उसका चेहरा गंदा करते हुए कहते हैं यू 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 तुम्हारी मम्मा नहीं है, तुम्हें तुम्हारे बाबा कहीं से लाए हैं, तुम्हारी मम्मा नहीं है। इससे बच्चे मस्ती कर रहे थे। उस बच्चे की आंखों में आंसू थे, वो बच्चा डरा हुआ रहता था। वो बच्चा पहले से ही बहुत डरा हुआ रहता था, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं पाता था और आज जिस हरकत की वजह से उस बच्चे को सदमा लग गया था, क्योंकि उसे पता था उसकी मम्मा नहीं है और वो ये भी जानता था कि उसके बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं और वो उससे बहुत अच्छे से रखते हैं, पर वो अपने बाबा से नहीं पूछ पा रहा था कि उसकी मम्मा कहाँ पे है। वो बहुत हिम्मत तो करता था पर उसकी बाबा की आंखें देख के उसे डर लगता था और वो नहीं बोल पाता था कि उसकी मम्मा कहाँ पे है। जब वो बच्चे इस तरीके से इस बच्चे को बुली कर रहे थे, ये वहां पे कोई ओमेगा देख लेता है और वो उसके पास जाता है और उन सभी बच्चों के कान मरोड़ते हुए वो ओमेगा कहता है तुम सब बदमाश ये क्या कर रहे हो और तुम लोगों को किसने कहा इसकी मम्मा नहीं है, मैं हूँ इसकी मम्मा। तब वो बच्चा जो था वो उसकी ओर देखता है बहुत ही उदास भरी आंखों के साथ और बहुत ही उम्मीद भरी आंखों में बहुत उम्मीद लिए उसकी ओर देखते हुए कहता है मम्मा, और वो उसके सीने से लग जाता है क्योंकि वो जो ओमेगा था वो उसके पास बैठ के उसको रुमाल से उसका चेहरा साफ कर रहा था। ये देख के सब लोग डर गए थे, क्या इसकी मम्मा है, हमें तो नहीं पता था इसकी मम्मा है। और वो जो ओमेगा था वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो बच्चा रो रहा था, उसकी आंखों में बहुत ही बड़े बड़े आंसू थे। ये देख के विंग को बुरा लगता है। हाँ, वो ओमेगा कोई और नहीं हमारा विंग ही था जो वहां के प्ले हाउस में अपने बहन के बेटे जिनलिंग को लेने आया था, क्योंकि आज यानली ने बताया था कि वो घर पे नहीं है, इसीलिए वो जिनलिंग को ले आए और वहां अपने घर पे ले जाए। बाद में शाम को आने के टाइम पे यानली जिनलिंग को वहां से ले जाएगी। ये बात सुन
ये बात के कारण विंग आज वहां पे आया था। वो बच्चा रोते रोते कह रहा था, मम्मा 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 मम्मा। तब विंग उस बच्चे को बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहता, मेरा बच्चा रो मत, मम्मा है ना, मम्मा इधर ही है, मैं देखता हूँ आज के बाद कोई तुम्हें कैसे परेशान करता है, रो मत बच्चा रो। उन सभी बच्चों को लेके चिंगी को भी साथ में लेके वहां से अंदर स्कूल में जाता है और वो सभी बच्चों की कंप्लेंट वहां के प्रिंसिपल से करता है। उनकी कंप्लेंट सुन के सभी बच्चे को मम्मी पापा को बुलाया गया था। थोड़ी देर में वहां पे सभी लोग आ जाते हैं। विंग चिंगी के हाथ को पकड़ के ही वहां पे सभी को बोल रहा था। ये देख के लान वांगजी को वहां पे नहीं बुलाया गया था, क्योंकि सच में सबको यही लगा था कि ये लान वांगजी की वाइफ है और ये जिंगी की मामा है, और इसीलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और उन सभी बच्चों के मॉम डैड को बुलाया गया था। सभी के बच्चे वहां, सभी बच्चों के मम्मी पापा वहां पे आते हैं और वो सब लोग भी चिंगी को देखते हैं और कहते हैं, क्या किया है हमारे बच्चे ने कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, उसकी मामा नहीं है इसीलिए तो हमारे बच्चे बोल रहे थे कि मामा नहीं है, मामा नहीं है, उसने और कुछ किया क्या। तब विंग गुस्से में आ जाता है और विंग उन सभी पेरेंट्स की ओर देखता है और वो कहता है, इसीलिए आपके बच्चे इतने बुरे हैं, आप सब लोगों को बोलने की तमीज ही नहीं है, किसने कहा इसकी मामा नहीं है, मैं हूँ इसकी मामा, आइंदा से तुम लोगों के बच्चे मेरे बेटे को कुछ भी किया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग जानते नहीं क्यों मैं कौन हूँ, और तुम लोग इस तरीके से बच्चों के साथ बर्ताव करते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आई, और तुम लोग अपने बच्चे को रोकने की बजाय मेरे बच्चे से इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो। तब एक ओमेगा सामने आती है और वो कहती है, तुम कर क्या लोगे वो तो मुझे बताओ, क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी हैसियत भी है मुझ तक आने की। ये बात सुन के विंग को गुस्सा आ जाता है और विंग उस ओमेगा के सामने जाता है। वो एक लेडी ओमेगा थी, बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही मेकअप के सजी हुई थी, सभी चीजें बहुत ब्रांडेड थी। तब विंग उसके पास जाता है और तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हारी वजह से हमारे गलत चीजों को, तुम जानते हो मेरी क्या हैसियत है। तब विंग उसके पास जाता है और वो कहता है, क्या तुम जानते हो मैं हूँ कौन। तब वो ओमेगा घमंड से कहती हूँ, तुम जो भी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो तुम्हारे बच्चे ने किया है। तब विंग चिंगी को आगे लाता है और सबके सामने खड़ा करते हुए कहता है, इसकी हालत को देख के मुझे बताओ कि तुम्हारे बच्चों ने कुछ नहीं किया और जो भी किया मेरे बच्चे ने किया है। ये बात सुन के वो सभी चुप हो गए थे, क्योंकि झींगे की हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े इधर उधर हो गए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पे रंग लगा हुआ था और मिट्टी भी लगी हुई थी। उस बच्चों ने चिंगी को धक्का भी दिया था। चिंगी बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ था और चिंगी विंग के पीछे छुप जाता है। विंग विंग जानता है कि वो बच्चा बहुत डरा हुआ है, इसीलिए विंग उसके सिर पे हाथ सहलाता है और उसके चेहरे को साफ करते हुए बहुत ही प्यार से और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, बच्चा डरो मत, डरने से कुछ नहीं मिलता, सबका सामना बहुत ही स्ट्रांगली करो, तुम तो अल्फा हो ना, अल्फा कभी डरते नहीं है, और मुंह तोड़ जवाब देना सीखो। ये बात सुन के झिंगी अपना सिर हिलाता है। तब वो जो ओमेगा थी, जो भी विंग को धमका रही थी, वो ओमेगा कहती है, तुम अपने बच्चे को संभाल लो, आइंदा से मैं ना देख पाऊं कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों पर कोई कंप्लेंट आए। ये बात सुन के विंग खड़ा होता है और विंग उस ओमेगा की वो जाता है और एक स्मक करता है और वो कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है वो तो मुझे बताओ। तब विंग की ये बात सुन के वो ओमेगा बहुत ही गर्व और कॉन्फिडेंट के साथ कहती है, मिस शाह। ये बात सुन के अपने बालों को विंग कहता, ओह मिसेस शाह, यानी कि मिस्टर शाह, मिसेस शाह, यानी क्या मिस्टर शाह, ओह तुम मिस्टर शाह की वाइफ हो जो डायमंड का बिजनेस करते हो। तब वो ओमेगा बहुत ही मुंह बनाते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। इतना सुनना ही था, विंग एक कॉल करता है मिस्टर शाह को और विंग मिस्टर मिसेस शाह के सामने ही मिस्टर शाह को कहता है, मिस्टर शाह, आपकी वाइफ ने और आपके बच्चे ने मेरे बच्चे के साथ बदतमीजी की है, इसीलिए मैं हमारा अगला जो प्रोजेक्ट है उसमें से अपना हाथ पीछे ले रहा हूँ। अब आप देख लो
कहाँ जाना है आपको। ये बात सुन के मिस्टर शाह खड़े हो जाते हैं अपने ऑफिस में और वो कहते हैं प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। तब विंग गुस्से से कहता है ये तुम्हें अपने घर वालों को बताना चाहिए था, घर वालों को समझाना चाहिए था कि वो सोच समझ के कुछ हरकत करे। ये सुन के मिसेस शाह वहीं पे ही गिर जाते हैं, क्योंकि विंग उनकी जो भी आने वाली प्रोजेक्ट थी उसमें 80% अपना योगदान दे रहा था, यानी कि वो 80% का हिस्सेदार था, वो पैसे डाल रहा था और मेहनत मिस्टर शाह की थी और वो 30% हिस्सेदारी में था। हाँ 80% विंग पैसा डाल रहा था पर वो हिस्सेदारी 70% ही रख रहा था और बाकी के जो 30% थे वो मिस्टर शाह को दे रहा था। वो इतनी इंसानियत दिखा रहा था क्योंकि उसकी मेहनत थी, विंग की तो कोई मेहनत नहीं थी, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। पर विंग ने लास्ट में कहा भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा और उसने फोन काट दिया। जिससे ही विंग ने मिस्टर शाह का फोन काटा, वैसे ही मिस्टर शाह ने अपनी वाइफ को कॉल लगाया और उसको डांटते हुए कहा तुमने किससे पंगा लिया है, तुम जानते भी हो तुम्हें क्या जरूरत थी उनको सर को गुस्सा दिलाने की, तुम्हारी वजह से आज हम लोग सड़क पे आ गए हैं। ये बात सुन के मिसेस शाह के हाथ से फोन ही छूट गया और मिसेस शाह विंग के और देखती है और वो कहती है तुम हो कौन। तब मिसेस शाह की ये बात सुन के विंग एक स्मग करता है और वो कहता है तुमने कहा था ना तुम्हारी औकात क्या है, इसीलिए मैंने तुम्हारी औकात दिखा दी जो मेरी जूती है। और विंग जिनलिंग को विंग जिंगी को हाथ पकड़ के और एक लास्ट धमकी देते हुए सबको कहता है अगर किसी और ने आइंदा से जिंगी मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की तो जैसा हाल मिसेस साउ और मिस्टर साउ का हुआ है वैसा आप लोगों का भी हो सकता है, इसीलिए सोच समझ के अपने बच्चों को भी समझा दो कि लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं। चला जाता है और वो कहता जाता है अगर आपकी स्कूल में आपकी प्ले आपके किंडरगार्टन में अगर ऐसा ही हो रहा है तो मैं यहाँ पे अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा। तब वो प्रिंसिपल विंग के सामने जाता है और वो कहता नहीं सर हम अगली बार ध्यान रखेंगे, सॉरी सर जो भी हुआ है उस वजह से। और विंग वहां से चला ही जाता है। विंग बाहर जाता है और वो झिंगे को एक चॉकलेट खरीद के देता है और वो बहुत प्यार से झिंगे के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहता है झिंगी मेरा बच्चा अब रोना मत और अगर कोई बुली करे तो उसका आंसर दो, डरो मत। डरने वालों को लोग और भी डराते हैं और भी बुली करते हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कोई बुली करे। तब झिंगी बहुत प्यार से कहता है क्या आप मेरी मम्मा सच में बनोगे। ये बात सुन के वही हंसता है और उसके सिर को सहलाते हुए और उसके बालों को खराब करते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना बच्चा, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ। तब विंग के बात सुन के चिंगी कहता है अंकल सॉरी मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। तब विंग कहता कोई बात नहीं। तभी वहां पे चिंगी का ड्राइवर आ गया था और वो ड्राइवर चिंगी को कहता है बाबा चलिए घर पे, सब बाबा चलिए घर पे आपके जाने का टाइम हो गया है। ये बात सुन के चिंगी विंग को कहता है अंकल आप नीचे आइए, नीचे जो कहना। तब विंग फिर से चिंगी की ओर झुकता है और वो चिंगी के पास बैठता है। तब चिंगी विंग के गालों पे किस करते हुए कहता है आप बहुत 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 खूबसूरत ओमेगा, नहीं आप बहुत ब्रिटी हो मम्मा। और वो उसको एक किस करता है और वो वहां से चला जाता है बाय कहते हुए। तब चिंगी को ऐसे जाते हुए विंग भी देख रहा था और वो भी मुस्कुरा जाता है और वो भी अपने नेफ्यू को लेने अंदर चला जाता है और वो जिनलिंग को लेके वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। विंग जिनलिंग से बहुत ही मस्ती कर रहा था, उसे बहुत कुछ ला के देता है, बहुत कुछ खरीद देता है। तब विंग से वैसे अंकल आप जिस आशा को पटा रहे हो उसे पट गया क्या आपसे। ये बात सुन के विंग चिंगी की ओर देखता है, चिनलिंग की ओर देखता है और वो कहता है तुम्हें किसने बोला कि मैं किसी अल्फा को पटा रहा हूँ। तब चिनलिंग विंग की कहता है वैसे आप मुझे छोटा समझ रहे हो, मैं छोटा हूँ नहीं, मैं 6 साल का हूँ। ये बात सुन के विंग हंसता है और वो कहता है ओह तुम 6 साल के हो, मुझे तो तुम पिद्दी दिख रहे हो। ये बात सुन के चिनलिंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है मैं पिद्दी ही हूँ तो आप क्या हो, आप भी पिद्दी ही हो, कितना छोटे हो 20 साल के ही हो।
ये बात सुन के विंग कहता, "ओह, मैं पीदी और 20 साल का?" तब चिंगी कहता, "हाँ हो।" तब विंग चिंगलिंग के सिर पे हाथ सहलाता है और वो कहता है, "तुम बिल्कुल अपने बाप पे गए हो, उसी की तरह चपड़-चपड़ कहने वाला।" ये बात सुन के चिंगलिंग कहता है, "हाँ, तो मैं अपने बाबा का बेटा हूँ तो उस पे ही जाऊँगा ना, नहीं आप पे।" और ऐसे ही दोनों मस्ती करते हुए घर पे पहुँच गए थे। अब हम एक और सीन देखते हैं, वो है एक मेंशन का सीन, जहाँ पे बहुत खूबसूरत सा मेंशन था। व्हाइट मरमर से बना, संगमरमर से बना हुआ मेंशन था। व्हाइट संगमरमर से बना हुआ मेंशन था। उसकी शान और शौकत में कुछ भी बाकी नहीं था, पर वहाँ पे एक अजीब सा सन्नाटा था। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा डाइनिंग टेबल पे अपने खाने की स्पून को हिलाते हुए खा रहा था। यानी कि वो क्या दिखा तो रहा था कि वो खा रहा है, पर वो कुछ नहीं खा रहा था। तब उसके पास में बैठा हुआ अल्फा उसके सिर पे हाथ सहलाते हुए कहता है, "बेटा चिंगी, क्या हुआ है? ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना, खाने के टाइम पे खाना खा लेना चाहिए।" तब चिंगी अपने बाबा वांगची की ओर, हाँ, चिंगी किसी और का नहीं, वांगची का ही बेटा था। चिंगी अपने बाबा वांगची की ओर देखता है और वो कहता है, "बाबा, मामा कहाँ है?" ये बात सुन के वांगजी के हाथ उसके वहीं पे ही रुक गए थे, क्योंकि वो चिंगी के सिर को सहला रहा था। तब चिंगी की ये बात सुन के वांगजी कहता है, "बच्चा, मैं हूं ना, मम्मा की क्या जरूरत है?" तब चिंगी कहता है, "बाप बाबा, मुझे चाहिए, मम्मा चाहिए।" तब चिंगी तब वांगजी कहता है, "बच्चा, मम्मा नहीं है, मैं हूं ना, कुछ काम था, मुझे कहो, मैं सब कर दूंगा।" ये बात सुन के चिंगी रोने लगता है और वो कहता है, "नहीं नहीं नहीं नहीं, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। आप मुझे मम्मा नहीं ला के दे रहे हो। आप मेरी मम्मा से प्यार ही नहीं करते। आप मुझे नहीं ला के दे रहे हो। मम्मा मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए।" चिंकी की ऐसी बातें सुन के वांगची भी चिंकी की ओर देखने लगता है और उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। उसे अपने गोद में लेता है, उसके आंसू को पोंछता है और उसे कहता है, "बच्चा चिंकी, रुक जाओ, रो मत, रो मत। चिंकी, 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 रो मत। चिंकी, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना।" तब वहाँ पे अंकल कुरियन आते हैं और अंकल कुरियन चिंकी को गुस्से से कहते हैं, "रोना बंद कर रहे हो या नहीं?" ये बात सुन के चिंकी सिबुक सिबुक के रोता है और वो वांगजी के सर कपड़ों में अपना सिर घुसाने लगता है, क्योंकि चिंगी लान कुरियन से बहुत डरता था। चिंगी लान कुरियन की ओर देखता है और वो चुप हो जाता है और लान कुरियन गुस्से से वांगजी की ओर देखते हैं और वो कहते हैं, "जैसा तुम्हारे ब्रदर ने किया वैसा ही तुमने किया, पर वो अपनी ओमेगा को साथ में तो लाया था, पर तुम अपनी ओमेगा नहीं, बच्चे को लाके मेरे सामने मर दिए हो। अब मैं इस बच्चे को कैसे संभालूंगा? मुझे तुम दूसरी शादी करते हुए देखना चाहते हो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा के ही रखूंगा, तुम चाहे हाँ बोलो या ना बोलो।" तब वांगची अपने अंकल की ओर देखता है और वो कहता है, "अंकल प्लीज इस टाइम पे मत कहिए, ये बात करिए।" तब वांगची की ये बात सुन के अंकल कुरियन गुस्से में कहते हैं, "तुमने अपना मुंह कहीं पे काला करवा दिया और ये बच्चे को लाके मेरे मेरे पास रखे हुए कहते हो कि ये तुम्हारा बच्चा है, और अब जब मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ तो तुम्हें शादी नहीं करनी। इस बच्चे को संभालेगा कौन? इसको माँ चाहिए, कहाँ से लाके दोगी इसकी माँ? बताओ इसकी माँ कौन है? मुझे आज तो जानना है, इसकी माँ कौन है? बताओ मुझे।" ये बात सुन के वांगजी अपने अंकल की ओर देखता है और वो कुछ नहीं बोलता और चिंगी को वहां से उठा के वहीं से चला जाता है। वांगजी चिंगी के रूम में जाता है और वो चिंगी को सुलाने की कोशिश करता है, उसके आंसू पोंछता है और वो कहता है, "बच्चा अभी सो जा, हम कल बात करते हैं।" और वो चिंगी के सिर पे हाथ सहलाते हुए उसे बहुत प्यार से सुलाता है, उसे स्टोरी सुनाता है और वो चिंगी को सुला रहा था। चिंगी भी थोड़ी ही देर में अपने बाबा की गोद में सो जाता है। वांगजी बहुत प्यार से चिंगी की ओर देख रहा था और वो वांगजी बहुत प्यार से चिंगी की ओर देख रहा था और वो कुछ सोचता है। उसके बाद वांगजी अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है, वांगजी अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और वो कहता है, वांगजी ने सेक्रेटरी की ओर कॉल करता है और वो कहता है, "मैंने जो कहा वो हो गया क्या?"
तुमने नानी नैनी झिंगी के लिए नैनी का इस्तिहार दे दिया। तुमने झिंगी के लिए नैनी का इंतजाम कर लिया क्या? तब उसका सेक्रेटरी कहता है, सर हाँ, मैंने अखबार में उसका एक टेम्पलेट दे दिया था और शायद कल तक कुछ नैनी आ जाएगी। ये बात सुन के वांगजी कहता है ठीक है, और वो फिर से झिंगी के पास आता है। वो झिंगी के सिर को सहलाता है और वो सोच रहा था कि झिंगी कहाँ से आया और वो किसका बच्चा है और वो है कौन। वांगजी बाहर बालकनी में चांद की ओर देखते हुए सोच रहा था और वो फिर आप झिंगी को देखता है और वो मन में कहता है, गोगा मैं आपकी अमानत को बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ, प्लीज आप जहाँ हो वहाँ हैप्पी रहना। और वो चांद की ओर देखते हुए अपने ब्रदर से बात कर रहा था। अब हम वांगजी के पास्ट के बारे में देखते हैं कि वांगजी के परिवार के साथ और वांगजी के साथ क्या हुआ था और अभी वांगजी के बड़े ब्रदर कहाँ पे है। वांगजी जब 20 साल का था तब वो अपनी पढ़ाई करने बाहर गया था। उसके घर में सभी ने बाहर से ही पढ़ाई की है, खास करके लंदन से, और वांगजी भी वही करना चाहता था, इसीलिए वो अपने बिजनेस की स्टडी के लिए लंदन गया था। वहां से अभी वो लौटने ही वाला था, उससे पहले ही उसे एक बहुत बड़ी न्यूज मिल गई थी। उसे बहुत बड़ा न्यूज कहो या फिर शॉक कहो, उसे शॉक मिल गया था। वांगजी के बड़े ब्रदर लांसीचन, उन्होंने शादी कर ली थी। उन्होंने अपने स्टाफ यानी कि अपनी सेक्रेटरी मेंग्याओ से शादी की थी। मेंग्याओ एक अनाथ था, उसका कोई नहीं था और वो नाजायज था। जिया जिन का जिन जिन गोंगशान का नाजायज बेटा था। उसकी मदर जब मेंग्याओ 15 साल का था तभी उसकी मदर उससे छोड़ के चली गई थी, यानी कि उसकी मदर भी नहीं रही थी और मेंग्याओ अकेला ही रहता था। वो गया था अपने बाबा के घर पे, पर वहां पे उसे किसी ने नहीं अपनाया था और मेंग्याओ भी ये समझ रहा था कि ये लोग उसे नहीं अपनाएंगे, इसीलिए मेंग्याओ ने वो घर छोड़ दिया और मेंग्याओ अकेले ही अपना गुजारा करने लगा। मेंग्याओ ने अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में कॉलेज कॉलेज कंप्लीट की और पार्ट टाइम जॉब करते करते उसने अपनी एजुकेशन थी यानी उसकी जो एजुकेशन थी उसके बिहाफ पे उसने लान कंपनी में अप्लाई किया था। शायद उसका टैलेंट बहुत था, उसी वजह से लान शिचन के अंडर में उसे काम करने का मौका मिला था। लान शिचन लान वांगजी के बड़े ब्रदर है और वो बहुत काइंड है। उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान रहती ही है। लान शिचन और लान वांगजी दोनों अनाथ है। उसके बाबा बचपन में ही नहीं रहे थे और लान कुरेन ने उन दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार से बड़ा किया था। हाँ, उनके बीच में प्यार तो बहुत था पर जो स्ट्रिक्टनेस थी वो भी बहुत थी, क्योंकि लान कुरेन रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करते थे। उसका मानना था जिंदगी वही बेस्ट होती है जहाँ पर रूल्स होते हैं और बिना रूल्स की जिंदगी एक बेकार जिंदगी बराबर बिना रूल्स की जिंदगी एक बेकार जिंदगी के बराबर होती है। इसीलिए लान कुरेन ने अपने दोनों ही भतीजों को रूल्स के अंदर ही पाला था। कब उठना, कब खाना, कब सोना, कब पढ़ना, कितने बजे से कितने बजे तक बाहर रहना, किससे मिलना, किससे बात करना, कौन अपने स्टैंडर्ड का है, कौन अपने स्टैंडर्ड का नहीं है। हाँ, लान कुरेन बहुत बहुत ही अच्छे इंसान थे, पर उनकी नज़र में जो गरीब लोग होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसके पीछे भी उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हादसा था। जब वो कॉलेज में थे तब वो बहुत ही अच्छे थे, उसको अमीर गरीब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इंसान को देख के और इंसानियत उनके बर्ताव को देख के सबको जज करते थे। इससे ही उसका एक दोस्त था, उसका दोस्त का नाम था उनका एक दोस्त था, वो दोस्त गरीब था और वो दोस्त लान कुरेन के साथ बहुत अच्छे से बहुत काइंडली रहता था और लान कुरेन को भी उससे पे भरोसा था। इसी वजह से लान कुरेन ने उसे हेल्प करने के लिए
अपनी कंपनी में ले लिया और बहुत ही अच्छे से और उसे रखने लगे। उसको सैलरी भी बहुत अच्छी देते थे, उसके साथ बहुत नाइस बर्ताव करते थे, पर वो नियत का खराब था। उसे लैंड कुरियन की प्रॉपर्टी चाहिए थी। लैंड कुरियन अल्फा थे, फिर भी वो लैंड कुरियन पे नजर डाले हुए था। वो भी एक अल्फा, वो एक अल्फा था, ओमेगा भी नहीं था। फिर भी वो लैंड कुरियन पे बुरी नजर डाले हुए था। उसे लैंड कुरियन से कोई प्यार नहीं था, उसे बस लैंड कुरियन की इज्जत चाहिए थी। उसे लगता था अगर वो लैंड कुरियन को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा तो उसे दोनों तरफ से फायदा ही होगा। एक तो लैंड कुरियन मिलेगा और दूसरा उसके पैसे भी। यही प्लान का अंजाम देने के लिए लैंड कुरियन के साथ वो बहुत ही अच्छे से बर्ताव करता था, पर उसे पता नहीं था कि लैंड कुरियन सिर्फ उसे दोस्त मानते हैं, पर वो अपने लालच के हाथों हार गया था और उससे मजबूर होकर वो अपनी दोस्ती को भी कुर्बान कर रहा था और वो अपने बुरी नीयत को अंजाम देने के कोई ना कोई रास्ते खोजने लगा था। लैंड कुरियन की अच्छाई का, उसके भलेपन का वो बहुत ही गलत फायदा उठा रहा था। लैंड कुरियन उसके साथ बहुत नाइस थे, उसके साथ बहुत नाइस बर्ताव करते थे, पर वो नियत का खराब था। उसे लैंड कुरियन की प्रॉपर्टी चाहिए थी। लैंड कुरियन अल्फा थे, फिर भी वो लैंड कुरियन पे नजर डाले हुए था। वो भी एक अल्फा ही था, वो ओमेगा नहीं था। फिर भी उसे लैंड कुरियन की प्रॉपर्टी अपने अंडर करनी थी, क्योंकि वो जानता था उसके बड़े भाई और भाभी की डेथ हो गई है और उनके साथ उनके 2 भतीजे हैं, और वो इस नियत में था कि अगर लैंड कुरियन उसको मान जाते हैं उसके साथ रहने के लिए, चाहे अल्फा अल्फा ही क्यों ना हो, पर फिर भी वो उसे मान जाते हैं, तो एलांस का पूरा अंपायर उसके अंडर में आ जाएगा और वो उन दोनों भतीजों को हॉस्टल में भेज देगा। ऐसा नहीं कि लैंड कुरियन को उसके प्रति झुकाव नहीं था। हाँ, लगाव था, पर दोस्ती वाला लगाव था। झुकाव भी था, पर हमदर्दी वाला झुकाव था। उसमें कहीं से भी प्यार नहीं था, क्योंकि लैंड कुरियन एक ओमेगा को पहले से ही पसंद करते थे, पर वो ओमेगा किसी और को पसंद करती थी। उस वजह से लैंड कुरियन ने कभी भी उस ओमेगा को उस नजर से नहीं देखा था और ना ही उसका जिक्र किसी के भी सामने किया था। इसीलिए सबको यही लगता था लैंड कुरियन किसी भी ओमेगा में इंटरेस्टेड नहीं है, पर लैंड कुरियन दिल ही दिल में किसी से प्यार करते थे। वो बात तो उसके दोस्त सिन को भी पता नहीं थी। ये सिन, पर सिन की नीयत लैंड कुरियन के लिए खराब थी, उसके परिवार के लिए खराब थी और उसके बिजनेस के लिए भी खराब थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता लैंड कुरियन का इतना ट्रस्ट जीत लिया कि वो लैंड कुरियन के घर पे, उसके बिजनेस पे और सब पे रूल करने लगा था। जब लैंड कुरियन नहीं थे घर पे कुछ दिनों के लिए, वो अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ की डेथ की वजह से बहुत सदमे में थे। उस टाइम पे उसके तो सिन ने लैंड कुरियन की आधी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर ली थी और उसने लैंड कुरियन के साथ एक बार उसे सपोर्ट के बहाने पे उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। इस वजह से लैंड कुरियन को गुस्सा आ गया और उसने उसे धक्का दे दिया और उसे एक तमाचा मारते हुए कहा था कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम अल्फा हो, मैं भी एक अल्फा हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। आइंदा से मुझे छूने की और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तुम आज से मेरे घर, मेरे बिजनेस और मेरी जिंदगी से दूर जा रहे हो। ये बात सुन के वो अल्फा गुस्से में, यानी कि सिंह गुस्से में आ गया और उसने लैंड कुरियन को धक्का देते हुए उसके साथ और भी जबरदस्ती करते हुए कहा, तुम मुझे कैसे बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि आज से तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी का हकदार मैं हूँ। तुमने ही मुझे उसकी तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी मुझे दे दी है। ये बात सुन के तो लैंड कुरियन के पैरों से जमीन ही निकल गई थी, पर वो जानते थे कि वो ऐसे किसी उसकी प्रॉपर्टी पे ऐसे कोई दावा नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी वेल ही कुछ इस प्रकार की थी। जब तक लैंड वांगची और लैंड सिचन और लैंड कुरियन तीनों की साइन किसी भी दस्तावेज पे ना हो जाए, तब तक वो दस्तावेज अमल में नहीं आ सकते। वो एक कागज का टुकड़ा ही रहता है। और इसी वजह से लैंड कुरियन एक शमक करते हुए कहते हैं, सिर्फ मेरी साइन से कुछ नहीं हो सकता। और वो गुस्से से अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और उनके सभी गार्ड्स आके उस सिन को पकड़ लेते हैं और वो लैंड कुरियन सिंह के पास जाते हैं, उसे एक तमाचा देते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से आज से मैं किसी भी गरीब पे भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी नीयत कितनी खराब थी। तुम्हें पैसों का लालच था, उस वजह से तुम मेरे नजदीक आए थे, मेरे दोस्त बने थे ना, पर तुमने को ये पता नहीं था ना कि मेरी अकेले की साइन से ये प्रॉपर्टी का कुछ नहीं हो सकता और किसी और की भी
साइन पे लगेगी तब भी ये प्रॉपर्टी किसी और तक जा सकती है। ये बात सुन के सिंह लान कुरियन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें पसंद करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए ये सब कर। आगे वो कुछ बोलता है उससे पहले ही लान कुरियन ने एक उस मुक्का उसके मुंह पे मारा, जिस वजह से उसके दांत ही टूट गए थे। और सिंह लान कुरियन की ओर गुस्से से देखता है और वो कहता है, तुम क्या जानो प्यार के बारे में, और तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसा हो नहीं सकता, तुम भी अल्फा हो मैं भी अल्फा, और मुझे जहां तक पता है तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो गई है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें अपनी शादी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए तुम मुझे बता नहीं रहे। तब सिन कहता है, ओह, तो तुम्हें सब पता है, तो कोई बात नहीं, हाँ मैंने सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए ही तुमसे दोस्ती की थी, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया था, और हाँ मैं तुम्हारे पैसों की वजह से ही तुमसे शादी करना चाहता था, चाहे तुम अल्फा ही क्यों ना हो, मेरी तो पहले से शादी हो गई थी, इसलिए मेरे पास तो ओमेगा थी, मेरे पास तो बच्चे भी होते, पर तुम तो अल्फा हो, तुम्हें किसी से शादी नहीं करनी, तो मुझे लगा तुम्हारी जरूरियात भी पूरी हो जाएगी अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब सिंह की इतनी गंदी बात लान कुरन सुनते हैं तब लान कुरन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने गार्ड्स को कहलवा के सिंह को वहां से बाहर भेज देते हैं और ऐसी जगह पे भेजने को कहते हैं कि वो सिंह कभी भी लान कुरन की नजर में ना आ पाए। लान कुरन उसी दिन से सभी गरीबों को, हाँ वो बुरा नहीं मानते थे, पर सभी को डाउट की नजर से देखने लगे थे। वो उसके परिवार के पास किसी भी को भी आने नहीं देते थे, क्योंकि उसे डर लगता रहता था कि इतनी प्रॉपर्टी इतने पैसों की वजह से कोई उसका फायदा ना उठा ले, उनके पोतों का फायदा ना उठा ले। इसी वजह से वो अपने दोनों नेफ्यूज को यही कहता था कि किसी के पे भी अंधा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्या पता कोई कौन किस नजर के साथ हम हमारे पास आ रहा है। उनकी बात भी सही थी, हमें नहीं पता कि कौन किस नेचर के साथ हमारे पास आ रहा है, पर ऐसा भी नहीं है कि सब गरीब गलत होते हैं, कुछ ईमानदार भी होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ सच्चे भी होते हैं। हमारे नसीब में और हमारे अनुभव पर टिका रहता है कि हमारे नसीब में, हमारी जिंदगी में कौन आ सकता है, कोई अच्छा या फिर कोई बुरा। लान कुरैन गरीबों को नफरत करते थे, उसी वजह से जब लान सिचन ने मिंगियाओ को एज अ वाइफ लान कुरैन के सामने बताया तब लान कुरैन बहुत गुस्से में आ गए थे। उनको यही लग रहा था कि मिंगियाओ ने भी लान सिचन का फायदा उठाया है और उसने लान सिचन को मैन्युपुलेट किया है और उससे अपने शिकंजे में लिया है। ऐसा लान ऐसा कोई इरादा मिंगियाओ का था तो नहीं, पर लान कुरैन को ऐसा ही लग रहा था। इसी वजह से लान कुरैन ने मिंगियाओ को एक्सेप्ट नहीं किया और उसी ही दिन लान कुरैन ने मिंगियाओ और लान सिचन दोनों को ही घर से निकाल दिया था। लान कुरैन को लग रहा था शायद मिंगियाओ पीछे ना होने की वजह से लान सिचन को छोड़ देगा और लान सिचन को मिंगियाओ का हकीकत समझ में आ जाएगी, पर उनको यह पता नहीं था कि मिंगियाओ बहुत अच्छा है और वो पूरे दिल से लान लान सिचन से प्यार करता है और उनके साथ रहना चाहता है। लान कुरैन ने जब उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया था तब वो दोनों वहां से चले गए थे, अलग घर में रहने लगे थे, क्योंकि लान कुरैन ने छोटे से घर में रहने लगे थे, क्योंकि लान कुरैन ने लान सिचन को अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया था और उसे कह दिया था आइंदा उसके चेहरे सामने वो ना आए। लान सिचन भी अपने अंकल की बात बहुत अच्छे से मानता है और वो उनके सामने कभी नहीं है। जब ढान वांग को ये सब पता चलता है तब वो अपने ब्रदर को मिलने उनके घर पे जाता है। उनका एक बहुत छोटा सा रूम था, घर था, वहां पे सिर्फ छोटे छोटे दो कमरे थे, एक हॉल था और एक किचन था, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ जरूरियत के सामान था। वो घर किसी और का नहीं, मिंगियाओ का था, जो मिंगियाओ ने अपनी कड़ी मेहनत से खरीदा हुआ था, क्योंकि लान सेचन पहले से अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे थे, उनको लान कुरैन ने बेदखल कर दिया, उस वजह से वो अपना पहले से भी अपनी नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे थे और वो छोटे पायदान पे था, इसी वजह से उनके पास अभी कोई ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। जब लान वांगची लान सिचन को मिला था तब वो लान लान सिचन नहीं थी। जब लान वांगची लान सिचन को मिला था तब वो लान लान सिचन वांगची को गले लगाते हुए कहते हैं, ब्रदर कैसे हो तुम। तब लान वांगची अपने ब्रदर को गले लगाते हुए कहते हैं, भैया आप मुझे भी छोड़ के आ गए, मैं आप ऐसे नहीं कर सकते। तब
लान सिचन कहता है तुम्हें रहना पड़ेगा ना वहाँ पे, हमारे अंकल है वहाँ, वो अपनी जगह पे सही है। मैं नहीं कह रहा कि अंकल ने कुछ गलत किया है, वो शायद मैंगो का टेस्ट ले रहे हो, क्या पता, हमें बाद में एक्सेप्ट भी कर ले। तब लैंड से कहते हैं पर मुझे नहीं लगता गगा अंकल कभी एक्सेप्ट करेंगे। तब टांची की बात सुन के लैंड सिचन कहते हैं ऐसा नहीं कहते कि वो हमारे अंकल थे और वो हमारा भला ही चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है, तुम उनको गलत मत समझो। तब वांची कहता है पर मैं उनको गलत नहीं समझ रहा, पर वो आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। तब मेंग्या आता है और वो वांची को खाना मेंग्या आता है और मेंग्या वांची को पानी शो कर रहा था। तब वांची की नजर मेंग्या के टमी पे पड़ गई थी। वांची देख के बहुत हैप्पी हो जाता है और वो अपने ब्रदर को गले लगाते हुए कहता है ओ मैं अंकल बनने वाला हूँ। हाँ, मेंग्या अभी 9 मंथ प्रेग्नेंट था। मेंग्या मेंग्या अभी 9 मंथ प्रेग्नेंट था। मेंग्या भी बहुत ही हैप्पीली वांची का स्वागत करता है और उनकी वांची की खुशी को देख के वो भी बहुत खुश हो जाता है। लाइन सिचन कहते हैं जब हमने शादी की थी ना तभी मेंग्या प्रेग्नेंट था और उसका 3रा महीना चल रहा था, इसीलिए मैंने अंकल से बिना पूछे ही शादी कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था अंकल कभी भी मेंग्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात सुन के लाल वांच कहते हैं आपने ये सही किया, आप जो करोगे वो सही ही करोगे, मेरे नेफ्यू के लिए भी वही सही होगा, मेरे नेफ्यू के लिए भी सही ही होगा। आप जो कहोगे मैं आप जो करोगे मैं उसके साथ हूँ। अगर आप चाहो यहाँ पे रहना तब भी सही है, आप चाहो हमारे साथ रहना तब भी सही है, मैं तब भी आपके ही साथ हूँ। और वो मेंग्या की ओर देख के बहुत प्यार से कहता है गगा अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपका छोटा ब्रदर हूँ और आपकी हर विश पूरी करना मेरा काम है। अगर आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना। ये बात सुन के मेंग्या बहुत प्राउड हो जाता है और मेंग्या वांची की ओर बहुत ही हैप्पीली देखने लगता है, क्योंकि मेंग्या को कभी भी फैमिली का प्यार नहीं मिला था और उसे डर लगता था कि कहीं यहीं पे भी सब लोग उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे ना। पर वांची के इतने स्वीट बर्ताव को देख के मेंग्या बहुत हैप्पी हो गया था और लांस सिचन भी मेंग्या को हैप्पी देख के बहुत हैप्पी हो गए थे। वांची और मेंग्या और लांस सिचन इसी तरीके से बातें कर रहे थे। मेंग्या मेंग्या अभी 9 मंथ प्रेग्नेंट था। मेंग्या भी बहुत ही हैप्पीली वांची का स्वागत करता है और उनकी वांची की खुशी को देख के वो भी बहुत खुश हो जाता है। लाइन सिचन कहते हैं जब हमने शादी की थी ना तभी मेंग्या प्रेग्नेंट था और उसका 3रा महीना चल रहा था, इसीलिए मैंने अंकल से बिना पूछे ही शादी कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था अंकल कभी भी मेंग्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात सुन के लाल वांची कहते हैं आपने ये सही किया, हमारे मेरे मेरे नाती के लिए ये सही ही था। नाती नहीं, मेरा पता नहीं, भतीजा भतीजा। आपने सही ही किया, आप जो कर आपने जो किया वो सही था, मैं आपके सपोर्ट में होगा। तब लान सिचन भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। जब मेंग्याओ की डिलीवरी हुई थी तब लान वांची उनके पास था। मेंग्याओ ने एक लड़के को जन्म दिया था, एक अल्फा सन को बर्थ दिया था। ये देख के वांची बहुत खुश था। वांची ने पूरी हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटी थी और वांची चाहता था अपने अंकल को बताना कि लांस का हायर आ चुका है, पर लांस सिचन ने मना कर दिया। लांस सिचन ने कहा था नहीं अभी नहीं, जब अंकल मुझे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन मैं अंकल को बताना चाहूंगा कि उनका हायर आ गया है। ये बात सुन के वांची कहता है पर गगन अगर आप बता दोगे तो वो आपको जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। पर वांची की बात सुन के नानकू ने वांची की बात सुन के लांस सिचन कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, पर मैं ये नहीं चाहता कि वो पोते की मुंह में मेरे मेरे मेंग्या को एक्सेप्ट करे। मैं ये चाहता हूँ कि वो एक्सेप्ट करे तो मेरे मेंग्या को पहले करे बाद में उसके पोते को एक्सेप्ट करे, क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता कि वो सिर्फ पोते के लिए मेरे हस्बैंड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बात सुन के वांची कहता है जैसा आप चाहो ब्रदर, पर मैं अब अपने अब मैं वापस लंदन नहीं जाना चाहता, मैं अब यहाँ पे ही रह के पढ़ाई करूंगा। तब लाइन सिचन कहता है नहीं अभी भी तुम्हारी पढ़ाई अधूरी है, तुम जाओगे वहां पे अपनी पढ़ाई करोगे अच्छे से रहोगे और तुम्हें भी कोई ओमेगा पसंद आ जाए तो घर पे आके मुझे बताना, ऐसे ही मेरी तरह शादी मत कर लेना वरना अंकल बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तब लाइन सिचन की ये बात सुन के लाइन वांची हंसता और कहता है पर गगा अभी तक अंकल नहीं वापिस आई, अभी भी उठे हुए ही है।
तब लांसीचन थोड़ा-सा मुस्कुराते हुए कहते मैं जानता था वो अभी नहीं आएँगे, अभी उनको आने में 2-3 साल लग जाएँगे। तब वांग जी कहता है, "आप बहुत अच्छे से अंकल को समझते हैं।" तो लांसीचन कहता है, "समझोगे तो सही ना, उन्होंने हमारे लिए अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। उन्होंने हमारी वजह से किसी से शादी नहीं की, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, वो हमें ही अपने बच्चे मानते हैं। अगर वो हमारे साथ थोड़े-से रूड हो जाएँ तो उसमें कुछ गलत नहीं है।" ये बात सुन के वंशी कहता है, मैं जानता हूँ, पर हमारे अंकल हमसे प्यार बहुत करते हैं, क्यों अंकल? क्यों ब्रदर?" तब लान शिचन कहते हैं, "हाँ, ये बात सही है कि अंकल हमसे प्यार बहुत करते हैं।" क्या सीन देखते हैं, जब वांगची एक बच्चे को लेके लान मेंशन में आया था, उसकी आँखों में आँसू थे और उसके हाथ में एक 3 साल का बच्चा था। वांगची को एक 3 साल के बच्चे के साथ आते हुए देख के लान कुरेन गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं, "वांगची, ये बच्चा किसका है और क्यों यहाँ पे लाई?" तब वांगजी अपने अंकल को देखता है और वो कहता है, "अंकल, ये मेरा बच्चा है।" क्योंकि वांगजी जानता था अगर विंग अं वांगजी जानता था अगर वांगजी ने बता दिया कि ये लान सिचन का बच्चा है और लान सिचन और मिंग अभी नहीं रहे, तो ये बात जान के अंकल को कोई सदमा ना लग जाए। हाँ, मिंग और लान सिचन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वहाँ पे सिर्फ लान सिचन ही वहाँ पे सिर्फ लान शिंगे ही जिंदा रह पाया था। उस एक्सीडेंट में सिर्फ लान चिंगी ही जिंदा रहा था। लान सिचन और मिंग्याओ की डेथ हो गई थी। जब वांगजी को कॉल गया तब वांगजी की पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो गई थी। पर वांगजी अपने ब्रदर को मिलने चाहता है। उसके ब्रदर और मिंग्याओ की डेथ तो पहले ही हो गई थी। लान सिचन अभी भी आखिरी सांसें ले रहे थे। लान सिचन ने वांगजी के हाथों को पकड़ते हुए बहुत ही प्यार से कहा, "आज़ाद, मैं जाते-जाते तुमसे वादा लेना चाहता, प्लीज़ मेरी बात को समझना।" तब वांगची कहता है, "जी गदा कहिए, मैं आपके साथ ही हूँ, पर आप प्लीज़ बोलिए मत वरना आपको तकलीफ होगी।" तब लांसीचन बहुत ही हिम्मत करते हुए कहते, "आसान, वांगजी, प्लीज़, प्लीज़ मेरे बेटे को अपना बेटा मान के पालना। जिस तरीके से अंकल ने हमें अपनी ज़िंदगी दे दी, उसी तरीके से तुम भी मेरे बेटे पे प्यार लौटाना। मैं नहीं चाहता कि अंकल की तरह तुम भी अकेले रह जाओ। मैं चाहूँगा कि तुम शादी करो, अपना अपना भी परिवार आगे बढ़ाओ, पर प्लीज़ उस परिवार में मेरे बेटे की भी थोड़ी बहुत जगह रखना। मेरे बेटे को अपने दिल से लगा के रखना।" ये बात सुन के वांगजी अपने ब्रदर को हग करता है और कहता है, "गगा, प्लीज़ आप ये समझते हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, ज़िंदगी को आपको ही बड़ा करना है।" तो लांसीचन कहते, "मैं जानता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कभी भी दूसरी सांसें ले नहीं वाला, इसीलिए मैं तुमको कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे का ख़्याल रखना।" तब वांगजी अपने ब्रदर के हाथों पे अपना सिर रखता है और आँखों भरे आँसू के साथ कहता है, "मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में सबसे आगे रहेगा, उसके बाद कुछ और लांसीचन वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। जब लान कुरेन ने वांगजी से पूछा कि ये बच्चा किसका है, तब वांगजी ये सोच रहा था। वांगजी की आँखों में थोड़ी बहुत नमी थी। आँसू तो नहीं आए थे पर नमी ज़रूर थी। ये देख के लान कुरेन चुप हो गए थे। उनको लग रहा था कि कहीं वांगजी की ओमेगा हो और वो उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ हो और वो ना रही हो, ऐसा कुछ। तब वो चुप हो गए थे। उनको पेन हो रहा था अपने अपने बेटे के दर्द हो रहा था अपने वांगजी के लिए। तब वांगजी की ऐसी हालत देख के लान कुरेन वांगजी को हग करते हैं। वो उस बच्चे के साथ ही वांगजी को हग करते हैं। जब लान वांगजी अपने अंकल का ये हग महसूस करता है तब वो अपने अंकल को बहुत ही टाइटली हग करता है और वो रोने लगता है और वो कहता है, वो भी मुझे छोड़ के चले गए, वो भी चले गए। पर ये बात सुन के लान कुरेन कुछ समझ नहीं पाए थे कि क्या हुआ है। तब अंकल कुरेन को सिर्फ ऐसा ही लग रहा था कि वांगजी का कोई ओमेगा है और वो अब नहीं रहा। इसी के पेन की वजह से वांगजी ऐसा बर्ताव कर रहा है। तब अंकल कुरेन थोड़ी देर बाद वांगजी को संभालते हैं और वो
अंकल कुरेन वांगची को संभालते हैं और उस दिन के बाद से अंकल कुरेन और वांगची दोनों ही मिलकर झिंगी को बहुत ही लाडू से प्यार पालने लगे थे। अंकल कुरेन को आज भी ये पता नहीं था कि ये वांगची का बच्चा नहीं पर वांगसीचन का बच्चा है। अंकल कुरेन को यही लगता था कि वांगची का ही बच्चा है, क्योंकि वांगची अंकल कुरेन के और वांगची उस बच्चे के साथ बहुत ही प्यार से बर्ताव करता था। चिंकी जब लाल मंसन में आया था उसने जब चिंगी लाल मंसन में आया था उस टाइम पे चिंगी की उम्र 3 साल की थी। अब चिंगी 5 साल का हो गया है। वांगची और लाल कुरान दोनों ही मिलकर चिंगी को बहुत प्यार करते हैं, उससे उसकी हर विश को पूरा करते हैं, पर वो चिंगी की माँ नहीं बन पा रहे थे। वो दोनों बहुत ट्राई कर रहे थे कि चिंगी को कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, पर जो माँ की कमी होती है वो चिंगी को महसूस होती ही थी। वो बहुत कोशिश करे फिर भी वो माँ की कमी पूरी नहीं कर पा रहे थे। ये बात तो वांगची के मन को भी खल रही थी, पर वो जानता था कि वो ऐसे ही किसी ओमेगा को उसकी ज़िंदगी में नहीं ला सकता। क्या पता वो ओमेगा चिंगी के साथ बुरा बर्ताव करेगा तब चिंगी का क्या होगा और उसका वादे का क्या होगा। इसी वजह से वांगची किसी भी ओमेगा के नज़दीक नहीं जाता था और वो सबसे कटा-कटा ही रहता था। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। तब लान चिंगी की उम्र 3 साल हो गई थी और अभी लान चिंगी की उम्र 5 साल की है। लान चिंगी का ख्याल रखने के लिए नानी नैनी से रखी गई थी। जब जैसे लान चिंगी बड़ा होने लगा वैसे वो अपने माँ के लिए प्रेम करने लगा थी। लान चिंगी अपने बाबा लान वांगची को बहुत बार कहता था कि उसकी माँ कौन है, उसकी माँ। लान चिंगी बहुत बार उसकी माँ के बारे में बात करना चाहता था, पर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो लान वांगची के बता पाए, वो कह पाए कि उसकी माँ कौन है। लान वांगची तो समझते थे, पर वो नहीं बता पा रहे थे कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे ब्रदर के बेटे हो और तुम्हारी माँ कौन है, वो भी वो नहीं बता पा रहे थे और वो इस को अवॉइड करने लगे थे। जैसे लान चिंगी बड़ा होता गया वैसे वो चुप होने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ और पापा के बीच में कोई प्यार नहीं है, इसीलिए उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई है और उसके बाबा उसकी माँ का नाम भी नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो उसके साथ ऐसा रूखा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चिंगी के साथ रूखा बर्ताव करता था, वो बहुत प्यार से उसे रखता था, पर चिंगी एक छोटा बच्चा था। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि उसकी माँ की वजह से उसके पापा उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, और इसी बात को मन में रखते हुए लान चिंगी आहिस्ता-आहिस्ता वांगजी से दूर होने लगा था। वो वांगजी के साथ चुपचाप रहने लगा था, वो उससे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसे कुछ चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। वांगजी भी ये बात समझ रहा था, पर वांगजी जानता था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसे ही वो किसी को नहीं ला सकता, क्योंकि उसे डर था, अगर कोई और लान चिंगी को अच्छे से नहीं रख पाया तब, उसको अच्छे से माँ का प्यार नहीं दे पाया तब। इसीलिए लान वांगजी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे और किसी को भी ओमेगा को वो अपने नज़दीक भी किसी भी ओमेगा को वो अपने नज़दीक भी नहीं आने दे पा रहे थे। उसे ऐसा नहीं कि किसी ओमेगा की ज़रूरत थी, उसे किसी भी ओमेगा की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे लगता था ज़िंदगी को एक माँ की ज़रूरत है, पर उसे ऐसा कभी नहीं लगा कि उसे किसी ओमेगा की ज़रूरत है। इसीलिए वो ज़िंदगी से लिए नैनी नैनी की खोज में था। एक दिन ज़िंदगी लान वांगजी से कहता है, बाबा क्या आप मेरे साथ बाहर आइसक्रीम खाने चलोगे? तब वांगजी चिंगी को मना नहीं करता और वो चिंगी के साथ आइसक्रीम खाने चला जाता है। उसी आइसक्रीम पार्लर में विंग भी आया था। विंग अपने नेफ्यू के साथ आया था और उसका नेफ्यू बहुत ही बड़बोला था और वो विंग को कह रहा था, तुम बहुत ही नकचढ़ी ओमेगा हो, इसीलिए तुम्हारा कोई अल्फा नहीं बन रहा है। ये बात सुन के विंग चिंगी को जिनलिंग को गुस्से से घूरता है और वो कहता है, तुम चुप रहना। जहाँ पे वांगची और झिंगी आइसक्रीम खाने गए थे वहीं पे ही विंग और झिंगी भी वहीं पे
विंग और चिंगलिंग भी आए थे। वो दोनों भी आइसक्रीम खा रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के चेहरे पे भी आइसक्रीम लगा रहे थे, मानो उन दोनों को दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। और दूसरे ओर का हाल कुछ इससे उलट था। वहां पर बहुत शांति थी। वांगची और चिंगी दोनों ही चुपचाप आइसक्रीम खा रहे थे। वांगची चिंगी से पूछता है, तुम्हारे स्कूल में सब ठीक तो है ना? चिंगी वांगची को बताता है, हाँ बाबा, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब चिंगी की ये बात सुन के वांगची कहता है, कोई बुली तो नहीं कर रहा है मैं? क्योंकि मुझे कुछ टाइम पहले पता चला था, तो बच्चे तुम्हें बहुत परेशान करते। तब चिंगी कहता है, नहीं नहीं बाबा, कोई बुली नहीं करता, अब कोई नहीं करता, अब कोई नहीं कहता। ये बात सुन के वांगची पूछना तो चाहता था ऐसा क्यों है, पर वांगची उससे पूछता उससे पहले ही चिंगी वांगची को कहता है, बाबा मैंने आइसक्रीम खा ली, अब हम चलते हैं। और वांगची और चिंगी दोनों वांगची चिंगी को कहते हैं, ठीक है अब हम चलते। वांगची और चिंगी दोनों ही वहां से जा रहे थे। विंग और वांगची ने भी विंग और चिंगी ने भी आइसक्रीम खा ली थी। वो दोनों मस्ती कर रहे थे, और मस्ती करते करते दोनों ही सामने के रोड पे चले गए थे, क्योंकि चिंगली ने जिद की थी, उसे खिलौना चाहिए था, और ये उसको खिलौना दिलाने के लिए ही दूसरी बार चला गया था। वो वे चिंगी दोनों मस्ती कर रहे थे। चिंगलिंग कह रहा था, अंकल मुझे बताओ ना, वो अल्फा कौन है? तब वे उसके सिर पे एक चपेट मारते हुए कहते हैं, तुम्हें क्यों जानना है कि वो कौन है? तब चिंगलिंग कहता है, मुझे इसलिए जानना है क्योंकि मैंने आपके लिए एक आदमी पसंद किया। इस सुन के वही कहता है, "ओ, तो इतना पिद्दी सा लड़का मेरे लिए अल्फा पसंद करेगा?" तब चिंगलिंग कहता है, मैं पिद्दी नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ, और हाँ मैं आपके लिए अल्फा पसंद कर सकता हूँ क्योंकि आप मेरे अंकल हो। ओके। ये बात सुन के विन थोड़ा सा मुस्कुराता है, पर विन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही किसी को अपना दिल दे चुका हूँ, और मैं उस अल्फा को पटाने के लिए बहुत 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 कुछ कर रहा हूँ। इसीलिए ये बात तो तुम कहो ही मत कि तुमने मेरे लिए कोई अल्फा पसंद किया है। चिंगडिंग कहता है, पर वो अल्फा तो आपसे पट नहीं रहा ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दूसरा अल्फा की लाइन मारो ना, क्या पता वो जेलस होकर आपके पीछे आ जाए। ये बात सुन के विंग चिंगलिंग के पास बैठता है, और उसकी साइज छोटी है ना, इसलिए वो अपने घुटनों पे आके उसके पास बैठता है, और उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहता है, ओ कितना क्यूट अल्फा हो तुम, तुम्हें ये सब कौन सिखाता है? तब विंग कहता है, विंग की बात सुन के चिंगली कहता है, मुझे ये सब जियांग अंकल ने बताया था। ये बात सुन के विंग बड़ी बड़ी आंखों को छोटी छोटी करते हुए कहता है, क्या जियांग अंकल ने? तब चिंगलिंग कहता है, हाँ बेशक, उसने ही सिखा मुझे कहा था, बेशक उसने ही मुझे कहा था कि अगर कोई आंसर या फिर कोई ओमेगा आपको भाव नहीं दे ना, तो आपको किसी और को अपने लिए पटाना चाहिए। इस वजह से जेलस होके वो आपके में आ ही जाता है, जिससे आप प्यार करते हो। ये बात सुन के वे झिंगे के बम बम पे एक स्लैप मारते हुए कहता है, उल्लू के पट्टे, आज के बाद तुम अपने उस नालायक अंकल की कोई बात मत सुनना, अभी तुम पढ़ाई करनी है, और उस जगह पे तुम कैसे ओमेगास को पढ़ाना चाहिए वो सीख रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज मैं जो सीजी को बताता हूँ कि तुम क्या करते फिर रहे हो। ये बात सुन के झिंगे अपना बम बम सिखाते हुए रोने का नाटक करते हुए कहता, आप बहुत बुरे अंकल हो, आप बहुत बुरे अंकल हो, आपने मुझे मारा, देखना मैं मम्मा को बता दूंगा, मम्मा आपका ये लाडला ब्रदर मुझे मारता है, मैं ऐसा बोलूंगा। तब वही ये बात सुन के चिंगलिंग के कान मरोड़ते हुए कहता, मेरी शिकायत लगाएगा तू? तभी चिंग विंग को कुछ सुनाई देता है, मम्मा। ये सुन के विंग पीछे मुड़ के देखता है, तो सामने से चिंगी भागते हुए आ रहा था, और वो विंग को बुला रहा था। विंग देखता है तो ट्रैफिक का रोड था, तो वहां पे कई सारी कार्स आ रहे थे। वांगची भी उसके पीछे था, वांगची उसे रोक रहा था, चिंगी मत जा, चिंगी चिंगी चिंगी, पर चिंगी किसी की नहीं सुनता, और चिंगी चिल्लाए जा रहा था, मम्मा मम्मा मम्मा। तब अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर पहले ऐसा क्या हुआ कि चिंगी को
विंग को देख के इस तरीके से भागने लगा था। थोड़ी देर पहले वांगचू और चिंगी दोनों ही आइसक्रीम खा के बाहर आ गए थे। वांगचू चिंगी दोनों ही आइसक्रीम खा के बाहर आ गए थे और वांगचू को किसी का कॉल आया, उस वजह से वो कुछ देर के लिए चिंगी को वहीं पे ही छोड़ के अपने फोन पे बात करने के लिए चला गया था। और इसी का फायदा उठाते कुछ लोग और वो चिंगी किडनैप करना चाहते थे और वो चिंगी को पकड़ ही रहे थे, पर चिंगी को वहां पे ही विंग दिख जाता है और चिंगी वहां से विंग की ओर भागने लगता है और वो कह रहा था, मामा मामा मुझे बचाओ, मामा मामा। और ऐसे जब वांगची ने चिंगी की आवाज सुनी, तब वांगची ने भी पीछे मुड़ के देखा। तब उसकी नजर सामने एक ओमेगा और एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। उस ओमेगा का चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी पीठ उसके पीछे थी और उसके सामने थी। उस वजह से वांगची को ये पता नहीं चला कि ओमेगा कौन है, पर चिंकी चिल्ला ही जा रहा था, मामा मामा मुझे बचाओ, मामा मामा मुझे बचाओ। और इसके शोर में वांगची के सभी बॉडीगार्ड्स उन किडनैपर्स के पीछे लग जाते हैं और किडनैपर्स को वहां से ले लेते हैं। पर वांगची चिंकी के पीछे भागने लगता है क्योंकि रास्ते की वो जब वांगची ने देखा तब उसे दिखाई दे रहा था कितनी सारी कार्स आ रही थी और चिंगी को कुछ ना हो जाए उसके लिए वांगची झिंगे कुछ दिखाई झिंगे को तो विंग के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो भागे ही जा रहा था। पर वो छोटा सा बच्चा कैसे जा सकता है आहिस्ता आहिस्ता, और वांगची भी ट्राई कर रहा था झिंगे तक पहुंचने की। जब विंग ने झिंगे की आवाज सुनी और उसने देखा कि सामने से एक ट्रक आ रहा है जो विंग अभी झिंगे को हिट करने ही वाला था, तब विंग भाग के झिंगे की ओर बढ़ता है। एक ओर से वांगची झिंगे की ओर बढ़ रहा था और एक ओर से विंग झिंगे की ओर बढ़ता है और विंग वांगची से पहले ही झिंगी के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है क्योंकि अभी ही एक ट्रक से झिंगी का एक्सीडेंट होने ही वाला था। उसे बाहों में भर के उसको अपने सीने में छुपा लेता है। झिंगी भी जोर जोर से रोने लगता है, कहने लगता, मम्मा 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 वो मुझे ले जाना है, मम्मा 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 वो लोग मुझे मम्मा। ये बात सुन के वांगची के कदम वहीं पे ही रुक गए थे। वांगची के कदम वहीं पे ही रुक चुके थे। वांगची के कदम वहीं पे ही रुक गए थे क्योंकि वांगची ने जब चिंगी के मुंह से विंग के लिए मना सुना, तब वांगची को शौक लग गया था क्योंकि वांगची को विंग को देख के कुछ भी जाना। वांगची को ये अजीब लगा कि वांगचिंगी किसी को मामा कह रहा है। और जब वही वांगची ने विंगी खबर तक चिंगी को देखा, तब वो उससे भी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि विंग चिंगी को बहुत ही प्यार से लाड लड़ा रहा था, उसके बालों को सहला रहा था, उसके बालों पे किस कर रहा था और वो पूछ रहा था, बच्चा क्या हुआ है? विंग विंग चिंगी को पूछ रहा था, बच्चा क्या हुआ है? चिंगी चिंगी बच्चा रो मत, चुप हो जाओ, मामा इतनी है ना, चुप चुप हो जाओ बच्चा, चुप हो जाओ। तब विंग कहता है, ये बात सुन के चिंकी विंग को गले लगा लेता है और कहता है, मम्मा मम्मा अभी कुछ गुंडे आए थे, मुझे ले जाने आए थे, पर मैंने आपको देखा, इस वजह से मैं आपके पास आ गया, मैं मुझ बच गया। तब चिंगी की बात सुन के विंग उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया बच्चा कि तुम इधर आ गए, ऐसा ही करना चाहिए, हर वैसे ही शोर मचाना चाहिए। तब विंग की चिंगी की कहता है, मामा मामा आप मेरे साथ रहो ना, मुझसे दूर मत जाओ ना, सब मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मामा प्लीज आप मेरे पास रहो ना। तब विंग चिंगी का सिर को और भी प्यार से सहलाते हुए और उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है, बच्चा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरा भी घर है, मेरा परिवार है, मुझे वहां भी जाना होता है। तब चिंकी कहता है, मामा पर आप तो मेरी मामा हो ना, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते? आप मेरे साथ रहो ना, मैं बाबा को भी बता दूंगा कि आप मेरी मामा हो। तब विंग के थोड़ा सा शौक करते हुए पर बहुत ही प्यार से चिंकी को टैकल करते हुए कहता है, अच्छा एक बात कहो, मैं कौन हूँ? तब चिंकी कहता है, आप मेरी मामा हो। तब विंग कहता है, पर मैं एक ओमेगा हूँ। वीडियो पूरा अपलोड नहीं हो रहा, इसीलिए आधा आधा ही सेंड कर रही हूँ। बाय।